अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हम इसके बारे में बात करेंगे। एडोलेसेंस एज के अंदर कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं और ये क्यों आती है एडोलेसेंस एज, इन सब की चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा ईमेल एड्रेस है एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक। और इस टेलीग्राम चैनल पर आप इस चैप्टर से जुड़े हुए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं क्लास 6 और क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी देखना, तो उसके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो काइंडली मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी का। तो एडोलेसेंस और प्यूबर्टी, जिसको हम किशोरावस्था भी कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि वो क्या होती है। तो ये जो एडोलेसेंस एज है, जिसको आप किशोरावस्था कहते हैं, प्यूबर्टी जो एज है, इसमें क्या होता है, ये वो जीवन की वो एज होती है जिसमें कि हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस होने का कारण ये होता है कि बॉडी जो है वो प्रिपेयर करती है अपने आप को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंचाने के लिए। मतलब जो बॉयज़ और जो गर्ल्स होते हैं, लड़के और जो लड़कियां होते हैं, उनकी जो बॉडी है वो प्रिपेयर होती है ताकि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अचीव कर पाएँ। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से तैयार हो पाए, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के केस में। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं एडोलेसेंट पीरियड में। जो ये चेंजेस होते हैं, जब ये शुरू होते हैं, जब इन चेंजेस के आने की शुरुआत होती है, तो वो जो शुरुआत है वो आपको बताती है कि हाँ, किशोरावस्था की शुरुआत हो चुकी है। तो वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में बात करेंगे। और ये जो चेंजेस हैं ये किस लिए हो रहे हैं, हमने बात किया, ये इनके होने का कारण है ताकि बॉडी जो है, जो शरीर है बॉयज़ का और गर्ल्स का, वो केपेबल हो जाए रिप्रोडक्शन के लिए। यही उसका कारण होता है। जो प्यूबर्टी जब एंड होती है, तो जब प्यूबर्टी वाली जो किशोरावस्था जब खत्म होती है, तो उसके ख़त्म होने के साथ साथ जो बॉडी होती है, मेल और फीमेल दोनों बॉडीज़ होती हैं, वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी होती हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उसके अंदर आ चुकी होती है। और जब तक वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने में कुछ वक्त लगता है, तो वो जो वक्त होता है उस पूरे पीरियड को हम बोलते हैं एडोलेसेंस, और प्यूबर्टी उस एज को बोला जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब जो वो फेजेस आते हैं बॉडी के अंदर, किशोरावस्था की जब शुरुआत होती है, तो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस शुरू देखे जाते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी चेंजेस में क्या होता है, फर्स्ट चेंज जैसे इंक्रीज इन हाइट। तो ये सबसे विजिबल चेंज होता है। जो बच्चे जो होते हैं, जो किशोरावस्था में एंटर करते हैं, उनकी एकदम से हाइट जो है वो एकदम से इंक्रीज होती है, बोथ बॉयज़ के केस में भी और गर्ल्स के केस में भी। तो जो ये बहुत ज़्यादा विजिबल चेंज होता है, इंक्रीज इन हाइट। और जो हाइट है वो इंक्रीज़ किस तरीके से होती है, मेनली उनका इंक्रीज़ इन हाइट होता है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें उनका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। और बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलांगेट, मतलब इन दोनों का जो साइज़ है, जो लंबी बोन्स हैं हमारे पैरों में और हमारे हाथों में, उन दोनों का साइज़ बढ़ जाता है। फिर और क्या दूसरा चेंज होता है, चेंज इन बॉडी शेप। हमारी बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। अगर बॉयज़ की बात की जाए तो उनके केस में क्या होता है, उनके शोल्डर्स जो होते हैं, उनके कंधे ब्रॉड हो जाते हैं, वाइडर चेस्ट होता है। और जब वो प्यूबर्टी में एंटर करते हैं तो उनको दिखाई देता है कि कंधे एकदम से चौड़े हो गए हैं। गर्ल्स के केस में क्या होता है, वेस्ट जो होती है वो बिकम वाइडर। तो ये सारे के सारे द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। तो ये सारे के सारे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में चेंजेस देखे जा सकते हैं। बॉयज़ के केस में जो होते हैं, मसल ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन गर्ल्स। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो कंधे होते हैं वो चौड़े दिखाई देंगे। तो बॉयज़ के केस में मसल्स का बिल्डअप ज़्यादा होता है लड़कियों से ज़्यादा। और द चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो कुछ जो, देखिए आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब बहुत बचपन होता है तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों सिमिलर दिखाई देते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन जब एडोलेसेंस पीरियड शुरू होता है तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बॉडी में इस तरीके के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और वो डिफरेंट चेंजेस होते हैं। तो उसमें से एक था चेंज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप। फिर एक और चेंज क्या होता है, वॉइस चेंज। ये भी बहुत ज़्यादा विजिबल चेंज होता है। तो प्यूबर्टी आने पर क्या होता है, वॉइस बॉक्स जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, अगर आपको याद होगा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था,
जिसको लैरिंग्स बोला जाता है उसका ग्रो कर जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो बॉयज़ के केस में क्या होता है, उनका डेवलप्स लार्जर वॉइस बॉक्स जो कि दिखाई भी देना शुरू होता है, जैसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा, ये जो होता है इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये ऐसे बॉयज़ के केस में दिखाई देना शुरू होता है। गर्ल्स के केस में ये कम दिखाई देता है, मतलब उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, उतना बड़ा साइज नहीं होता है इसका। तो गर्ल्स के जो गले में है इतना नहीं दिखाई देता, लेकिन बॉयज़ के केस में ये दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रोट्रूडिंग पार्ट जो होता है इन केस ऑफ बॉयज़ क्या हो रहा है, वॉइस बॉक्स का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो गया है और वो अलग से बल्ज दिखाई देगा, प्रोट्रूडिंग पार्ट आपको दिखाई देगा नेक में। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। गर्ल्स के केस में क्या होता है, लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल। गर्ल्स के केस में ये विजिबल नहीं है क्योंकि इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है। तो बॉयज़ के केस में लैरिंग्स का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। तो दिस कुड बी अ पॉसिबल क्वेश्चन, जो एडम्स एप्पल है वो क्या है। अब कंफ्यूज करने के लिए बता सकते हैं लैरिंग्स है कि फेरिंग्स है, तो वो लैरिंग्स है। लैरिंग्स को एडम्स एप्पल कहा जाता है जो कि बॉयज़ में विजिबल होता है। गर्ल्स जो होते हैं हैव हाई पिच वॉइस। वॉइस में चेंजेस क्या होते हैं, लड़कियों की जो होगी हाई पिच होगी वॉइस, मतलब तीखी आवाज़ आपको सुनाई देगी बहुत ही। लड़कों की कैसी वॉइस होती है, डीप वॉइस हो जाएगी, इसमें बहुत ही डीप वॉइस आपको सुनाई देगी। लड़कियों की तीखी सुनाई देगी, लड़कों की डीप सुनाई देगी। तो कभी कभी क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वॉइस बॉक्स की वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एकदम से काफ़ी हार्श वॉइस भी हो जाती है, होर्स वॉइस, एकदम से बहुत फटी फटी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। क्योंकि एकदम से अभी प्यूबर्टी आती है तो एकदम से जो वॉइस बॉक्स है उसके साइज़ में उसकी मसल्स जो होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। तो एकदम से कभी कभी क्या होता है, कुछ पीरियड के लिए वॉइस में हॉर्सनेस बढ़ जाती है, वही थोड़े दिन के लिए रहती है, फिर वो जो वॉइस है वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो वॉइस में क्या क्या चेंजेस हो गए, वॉइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें एडम्स एप्पल का साइज ग्रो कर रहा है। और बॉयज़ के केस में क्या होगा, डीप वॉइस हो रही है। और गर्ल्स के केस में क्या हो रहा है, गर्ल्स की वॉइस जो है वो बहुत शार्प हो जाती है, हाई पिच। ये हमने देख लिया है डायग्राम। फिर और क्या एक विजिबल चेंज होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जिससे पसीना निकलता है और सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जिससे कि ऑयल सिक्रीट होता है बॉडी में, इन दोनों का भी एक्टिविटी हाइपर हो जाती है। मतलब पसीना भी बॉडी में बहुत ज़्यादा आएगा और ऑयल वाली सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो होती हैं हमारे स्किन पर, हमारे शरीर पर जिन जो ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कि तेल जो निकलता है, सेबेशियस ग्लैंड उनको बोला जाता है। तो जब प्यूबर्टी आती है, मतलब जो किशोरावस्था की जब शुरुआत होती है, तब क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियन ग्लैंड्स जो है दोनों का इंक्रीज हो जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं इसी की वजह से, अब आपने देखा होगा कि जैसे ही किशोरावस्था आती है तो क्या होता है, फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पिंपल्स का कारण क्या है, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स जो है उनका नंबर बहुत सारा बढ़ गया है, बॉडी में बहुत सारा ऑयल निकल रहा है चेहरे पे भी, तो उसकी वजह से पिंपल्स होते हैं फेस पे। और ऐसा बोला जाता है कि भाई ये पिंपल्स जब आपकी एडोलेसेंस एज खत्म हो जाएगी तो उसके साथ ठीक हो जाएंगे। एंड बहुत सारे केसेस में ये ऐसा होता भी है, जब आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। ये किस वजह से हो रहा है, हार्मोन का लेवल एकदम से बढ़ रहा है, तो इसके वजह से ये सारी चेंजेस आ रहे हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड दोनों का नंबर इंक्रीज होने की वजह से पसीना भी ज़्यादा निकलेगा और बॉडी से ऑयल भी ज़्यादा निकलेगा। कुछ ग्लैंड्स जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हैं, A few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands releases their secretion through ducts. तो ये जो इसमें नोट में बताया गया है कि ये वाली जो ग्लैंड्स होती हैं जिनको स्वेट ग्लैंड्स कहा जाता है, जिनको स्वेट ग्लैंड कहते हैं, ऑयल ग्लैंड कहते हैं, या जिनसे सलाइवा निकलता है, ये सारी की सारी ग्लैंड्स क्या हैं, इनका सिक्रीशन कैसे आ रहा है, थ्रू डक्ट्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं इनको इसलिए क्या बोलते हैं, डक्टलेस। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो होती हैं डक्टलेस। बट ये सारी ग्लैंड्स क्या हैं, ये हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि इनका जो सिक्रीशन है वो डक्ट्स के साथ आ रहा है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। फिर और क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो आपको दिखाई दे रही हैं, साथ में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है बच्चों के अंदर, जैसे ही प्यूबर्टी वाली एज शुरू होती है तो उनमें क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे। सिमिलरली जो टेस्टिस जो डेवलप होंगी उनके अंदर स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली गर्ल्स के केस में है जो वो होंगी, ओवरीज एनलार्ज होना शुरू हो जाएंगी, तो एग्स का जो है वो प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। और एग्स का जो प्रोडक्शन होता है
और ओवरी स्टार्ट मैच्योरिंग एग्स। तो उसके केस में क्या होता है, गर्ल्स के केस में, बॉयज़ के केस में भी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और गर्ल्स के केस में भी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। तो जब ये स्टार्ट होता है गर्ल्स में तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वॉइस चेंज हो रही है, हाइट बढ़ गई है, और स्वेट ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी हैं, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ गई है और सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। और क्या हो रहा है, रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। बच्चा जो है वो मेच्योर होना शुरू हो गया, उसकी इमोशनल मेच्योरिटी शुरू हो गई है, मेंटल मेच्योरिटी शुरू हो गई है। जो एडोलेसेंस होते हैं वो आपने देखा होगा, जब भी जो टीनेजर जिसको कहा जाता है, जो टीन एज होती है उसमें आपने देखा होगा टीनेजर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर करेज होता है। तो क्या होता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस एकदम से बढ़ जाता है, अपने बारे में, अपने लुक्स के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में वो एकदम से कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मेंटल उनका डेवलपमेंट हो रहा है, जो इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बढ़ रहा है, चीज़ों के बारे में उन्होंने समझना शुरू कर दिया है, उनकी कैपेसिटी टू लर्न वो बढ़ जाती है अचानक से। फिर और क्या चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब एक तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर उनकी वजह से क्या होता है, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि जो टेस्टिस एंड ओवरीज जो हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले चैप्टर में पढ़ा था, मेल के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवरीज जो है, इनका क्या हो रहा है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, टेस्टिस क्या सिक्रीट करते हैं, टेस्टिस बना रहे हैं स्पर्म्स और ओवरीज बना रहे हैं ओवम। तो इन्होंने ये बनाना शुरू कर दिया स्पर्म्स एंड ओवा। जो गर्ल्स होती हैं उनके केस में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो रहा है। बॉयज़ के केस में क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। बॉयज़ के केस में क्या हो रहा है, फेशियल हेयर डेवलप हो रहे हैं, ज़्यादा मुस्टैचेस आ रहे हैं, बियर्ड आ रहा है। तो ये जो फीचर्स हैं, एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल, इनसे हम क्या करते, इनसे क्या पता चलता है, इनसे पता चलता है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उसको देख के हम बता सकते हैं, जिसमें कि जेंडर डेफिनेशन शुरू होती है। ओके, बॉयज़, इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोथ जो होती है अंडर आर्म्स एंड इन द रीजन अबव थाइस एंड प्यूबिक रीजन में जो है हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। इन सब का भी डेवलपमेंट बॉयज़ और गर्ल्स में शुरू हो जाता है एट द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस। और क्या हो रहा है, ये हो किस ले रहा है, ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं इनका कारण क्या है, इन सब चेंजेस होने का कारण है हार्मोन्स। ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहे हैं हमारे हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स हमारे केमिकल सब्सटेंस है, दे आर सिक्रीशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन सिस्टम देखिए हमने पढ़ा था, दो तरीके के ग्लैंड्स हो सकते हैं, एक ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट है, मतलब जिसके अंदर कोई ट्यूब लगा हुआ है, उसके थ्रू सिक्रीशन हो रहा है। दूसरे ग्लैंड्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीशन कर रहे हैं, जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीशन कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स छोड़ रहे हैं ब्लड के अंदर, उनको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो हार्मोन्स हमारे निकल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होता है। तो जो मेल हार्मोन है विच इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन्स, ये कहाँ से होता है, बिगिन टू रिलीज बाय टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो जो मेल हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, वो रिलीज होता है। उसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस इन बॉयज़, जिसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जैसे कि हमने ये सारे पढ़े थे, इस तरीके के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं इस हार्मोन्स की वजह से। जैसे ही वंस प्यूबर्टी इज रीच इन गर्ल्स, तो गर्ल्स में क्या हो रहा है, ओवरीज ने अपना जो है ओवम रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो वो किस वजह से हो रहा है, वो ईस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है। तो फीमेल हार्मोन का नाम क्या है, ईस्ट्रोजन, मेल हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है लड़कियों में भी देखने को मिल रहे हैं। और क्या हो रहा है, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड है, उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड पिट्यूटरी। इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारी टेस्टिस से रिलीज हो रहे हैं, ओवरीज से रिलीज हो रहे हैं, उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, उन सबको एक और ग्लैंड कंट्रोल करती है हमारे बॉडी के अंदर, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है। जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, इस चैप्टर में भी अभी दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट। अभी बस आप ये समझ लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब ये इतने सारे हार्मोन सिक्रीट करती है और ये बाकी सारी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं सिक्रीट होके वो
टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। बस आप ये समझ लीजिए, मतलब ये हाई कमान की तरह है। वहाँ से आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, पिट्यूटरी आपको ऑर्डर करेगी, तो बॉडी के बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करेंगे, जैसे टेस्टीज एंड ओवरीज वो काम करेंगे, वो अपना अपना हार्मोन सिक्रीट करेंगे। और जो हार्मोन होगा जब हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो अलग अलग तरीके के चेंजेस होना शुरू होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे कि हाइट इंक्रीज हो जाएगी, मसल ग्रोथ बढ़ जाएगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, स्पर्म ओवम रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा का सारा किस लेवल पे हो रहा है? ये सब हार्मोन लेवल पे हो रहा है। तो इस देखिए, इस फ्लो चार्ट में आप देखिए, जो हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ये क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट्स टेस्टीज एंड ओवरीज। पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं सबसे पहले हार्मोन्स, वो टेस्टीज और ओवरीज को क्या कह रहे हैं? भैया तुम टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन सिक्रीट करो। भाई अगर लड़की है तो उसके केस में ओवरीज से ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है, अगर बॉय है तो टेस्टीज से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है। और कौन उसको गाइड कर रहा है? उसको पिट्यूटरी गाइड कर रही है। फिर जब ये हार्मोन रिलीज हो जाएंगे, तो रिलीज हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, तो ये रीच करेंगे कहाँ पे? अपनी टारगेट साइट पे। फिर क्या होगा? स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन का, ईस्ट्रोजन का, तो ये अलग बॉडी के अंदर जाके अपना इफेक्ट दिखाएंगे। वो इफेक्ट में क्या आएगा? होर्सनेस ऑफ वॉइस आएगा, हाइट इंक्रीज हो रही है, स्वेट ग्लैंड्स इंक्रीज हो रही है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारा कंट्रोल मैकेनिज्म है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पिट्यूटरी पहले कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी सिग्नल भेजती है टेस्टीज एंड ओवरीज को, टेस्टीज और ओवरीज क्या करते हैं? ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन का ही इफेक्ट होता है ये बॉडी में, हमने जो सारे के सारे एडोलेसेंस पीरियड में जो भी इफेक्ट होते हैं वो इन्हीं का हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। आई होप इतना आपको अभी तक समझ में आ गया ये चैप्टर। फिर क्या होता है, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो हार्मोन्स अपना काम किस तरीके से करते हैं, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो अभी हमने पढ़ लिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन्होंने हार्मोन रिलीज किए, कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हार्मोन रिलीज हुए वो ब्लड के अंदर मिक्स होके अपने टारगेट साइट पर पहुंच जाएंगे। टारगेट साइट क्या है? वही सारे ऑर्गन्स जिसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो टारगेट साइट है। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन्स। There are many endocrine glands or ductless gland in the body. The testes and ovaries secrete sex hormones. ठीक है, अब ये जो टारगेट साइट्स क्या है? पिट्यूटरी ने अपना हार्मोन रिलीज किया, ब्लड में मिक्स होके वो टारगेट साइट पे पहुंच गया, टेस्टीज में, ओवरीज में। वहां से क्या रिलीज हुआ? वहां से टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है। फिर ये सेक्स हार्मोन्स फिर क्या कर रहे हैं? अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी वजह से सिक्रीट हो रहे हैं। जो पिट्यूटरी सिक्रीट करती है मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टीज। तो ये हमने देख लिया, चार्ट के थ्रू भी देख लिया, अभी हमने पढ़ भी लिया। पिट्यूटरी अपनी रिलीज कर रही है हार्मोन, वो ब्लड में मिक्स होके ओवरीज और टेस्टीज तक पहुंच रहे हैं, वो उसको सिग्नल दे रहे हैं। फिर वहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? वहाँ से ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। वो क्या कर रहा है? वो मैच्योरिटी कर रहा है, किसमें? स्पर्म को मैच्योर कर रहा है और ओवम को मैच्योर कर रहा है। और ये सब हो किस लिए रहा है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए ये सारा काम हो रहा है हमारे शरीर में। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। ये कौन सा फेज होता है जो रिप्रोडक्टिव फेज है? एडोलेसेंस कौन सा फेज था? एडोलेसेंस वो फेज था जिसमें कि बॉडी प्रिपेयर कर रही थी खुद को, वो अपने आप को मैच्योर बना रही थी। वो धीरे धीरे, कुछ वक्त लगता है ना बॉडी को मैच्योर होने में, तो वो जो वक्त था वो था एडोलेसेंस पीरियड, जिसमें कि एक बच्चे की बॉडी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करके एक मैच्योर पर्सन की बॉडी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो जो एडोलेसेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो दे बिकेम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टीज एंड ओवरीज बिगेन टू प्रोड्यूस गैमीट्स। हमने पढ़ा था गैमीट्स के बारे में। ठीक है, तो उनके जो बॉडीज है वो गैमीट्स फॉर्मेशन में केपेबल हो जाते हैं अच्छे से, तो हम बोल देते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में अब एंटर कर गए हैं। पहला फेज क्या था? एडोलेसेंस फेज। सेकेंड फेज क्या आता है उसके बाद? मैच्योर रिप्रोडक्टिव फेज। तो कैपेसिटी फॉर मैच्योरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। अब आप ये बात देखिए, जो मेल और फीमेल केस की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल केस में एडोलेसेंस पीरियड कब से स्टार्ट हो जाता है? 12-13, 11-12-13 इस वाली एज से, दोनों के केस में सेम स्टार्ट होता है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव जो एज है जिसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल होता है, मतलब क्या है इस चीज़ का?
अगर मेल है तो उसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहा है और फीमेल है तो उसके अंदर ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम रिप्रोडक्टिव एज कह रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि मेल्स की थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है और फीमेल्स की थोड़ी छोटी होती है। तो फीमेल्स के केस की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है इनकी लाइफ का, वो शुरू कहाँ से होता है, 10 से 12 साल की एज पे शुरू हो रहा है और जनरली कब तक लास्ट कर रहा है, 50 से 55 ईयर्स तक लास्ट करता है। तो जो 50 से 55 जो ईयर्स वाला जो एज होता है एंड जब ये करता है तो इसको मीनोपॉज कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक स्टार्टिंग होती है और एक उसका एंड होता है। तो जो एंड होता है मीनोपॉज, पॉज मीन्स स्टॉप, तो वो स्टॉप हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ओवा बिगिंस टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ये हम जानते हैं जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया अब तक, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ओवम जो है वो बनना शुरू हो गया है। One ovum matures and it released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. तो 28 से 30 दिन के अंतराल में एक ओवम प्रोड्यूस होता है फीमेल बॉडी से, ठीक है। और वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है हार्मोन ईस्ट्रोजन के वजह से, ठीक है। ओवरीज में प्रोड्यूस हो रहा है, 2 ओवरीज होते हैं, किसी एक ओवरी से प्रोड्यूस होता है एक ओवम 28 से 30 दिन में। अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, अगर उस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर क्या होगा, तो फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बॉडी, क्योंकि उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इस पीरियड में होता क्या है, जब ओवम प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पीरियड में क्या हो रहा है, जिस पीरियड में ओवम प्रोड्यूस हो रहा है उस पीरियड में क्या हो रहा है, वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। उस पीरियड में क्या हो रहा होता है, जो यूट्रस होता है, जो बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर जो यूट्रस होता है जहाँ पे बेबी ग्रो करता है बॉडी के अंदर, वो जो यूट्रस है उसकी वॉल जो है थिक हो रही है, अपने आप को वो प्रिपेयर कर रही होती है उस दिन 28 से 30 दिन के बीच में टू रिसीव ओवम। उसको मतलब बॉडी को थोड़ी पता होता है, बॉडी ये अपने आप को प्रिपरेशन मोड में रखती है कि अगर एग फर्टिलाइज होता है तो जो फीटस बनेगा उसको रखने के लिए जो है यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी होती है, अगर नहीं होता है तो मैंने आपको बता दिया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। फिर क्या बात हो रही है, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो फिर क्या होगा, रिलीज एग जो होगा उसको क्या होगा, ब्लड वेसल जो भी प्रिपरेशन हुई थी यूट्रस के अंदर, देखिए 28 से 30 दिन का जो टाइम था, ईस्ट्रोजन हार्मोन तो है ही, उसमें क्या हो रहा था, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो जो वो यूट्रस की जो वॉल थिक हो गई थी, जो लाइनिंग बन गई थी अंदर, वो सारी की सारी लाइन को क्या होगा, ब्लड वेसल जो बन गई थी वहाँ पे, उन सबको बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि वो वेस्ट है। तो ये जो जब ये बाहर निकलेंगे बॉडी से तो इसको क्या बोला जाता है, ये ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं विमेन के केस में, इसे बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन, जिसे मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रही हूँ। तो वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा बिकॉज उसकी उस वक्त ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ नो प्रेगनेंसी तो उस सारे थिक वॉल की ज़रूरत नहीं है। वो 28 से 30 दिन में ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इन केस ऑफ फीमेल्स दोज हु आर इन रिप्रोडक्टिव एज, वो सभी लड़कियां या महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं उनके केस में 28 से 30 दिन का ये साइकिल रिपीटेड मोड में चलता रहेगा। और ये साइकिल जब स्टॉप होगा, परमानेंटली जब ये स्टॉप होता है, तो इसे कहा जाता है मीनोपॉज। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस कब होता है, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है, गर्ल्स की बात बता रही हूँ मैं, तो उसे कहते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इस टर्म को अगर हम मेडिकल टर्म में बोले तो इसे मिनार्क बोला जाता है, मिनार्क। और एट 50 से 55 एज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। जो स्टॉपेज होती है उसे मीनोपॉज बोला जाता है, इसे मिनार्क बोला जाता है। और जो चलता है प्रोसेस, जो फ्लो होता है, उसे मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। ब्लीडिंग वाला जो 3 से 4 दिन का टाइम पीरियड होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था। जब एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट होता है, एडोलेसेंट पीरियड की स्टार्टिंग जो होती है वो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होती है, तो उसे बोला जाता है मिनार्क। और जो 50 से 55 साल जो होता है, ये नॉर्मली उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो एवरेज जो है वो 50-55 साल के बीच में है, तो उस टाइम पे ये स्टॉप हो जाता है, तो उसे बोला जाता है मीनोपॉज। तो ये थी फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज। जो मेल होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव एज जब स्टार्ट होती है तो उनके पास ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा कुछ नहीं होता उनके केस में,
तो बाकी सारे के सारे लेकिन इमोशनल लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, मेंटल लेवल पे जो एक मेल बॉडी है उसके अंदर भी चेंजेस ये सारे के सारे आते हैं। हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में सारे चेंजेस आ रहे हैं। फिर अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बात कर लिया एडोलेसेंस पीरियड की। एडोलेसेंस पीरियड में क्या हो रहा है? एडोलेसेंस पीरियड में बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, किस लिए? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए। ये हमने बात कर लिया। एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट हो गया, बॉडी ने मेल और फीमेल बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमने सारा पढ़ लिया, और वो बॉडी प्रिपेयर हो रही है रिप्रोडक्टिव एज के लिए, रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है उसके लिए प्रिपेयर हो रही है। अब हम बात करते हैं हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइन। अब जब भी मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल दोनों के केस में क्या हो रहा है? गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मेल के केस में कहाँ पे हो रहा है? टेस्टीज में, और क्या हो रहा है? स्पर्म्स। फीमेल के केस में कहाँ हो रहा है? ओवरी में, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एग, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं। अब ये क्या है? गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स ये अगर ये दोनों स्पर्म और ओवम अगर फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? ये बन गया, क्या बन गया इसको? तो ये इनका फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे फ्यूजन के वजह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इसको हम बोल रहे हैं ना। तो ये फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है। तो जब प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो ये जाइगॉट है, जो ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये जो जाइगॉट बन गया, इसको जाइगॉट कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये जो जाइगॉट है ये मेल है या फीमेल है, तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये किस तरीके से होता है और हम इसका क्या पता लगा सकते हैं? बिल्कुल हम पता लगा सकते हैं। तो आज अब इस वक्त हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्यों है ये मैं आपको बता दूंगी अभी। तो हमने बात किया कि ये हुआ, तो इनसाइड क्या है? इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जाइगॉट। जाइगॉट तक आप समझ गए, स्पर्म प्लस ओवम कंबाइन हो गए तो जाइगॉट बन गया। तो ये जो जाइगॉट होता है इनसाइड द फर्टिलाइज एग, इट इज द इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो बताते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन, ये जो क्रोमोसोम्स जो पड़े होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये फर्टिलाइज एग के अंदर पड़े होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स मतलब टोटल कितने हो गए? 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम्स हो गए। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लर्न करनी है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर एक ह्यूमन बॉडी की सेल्स के अंदर कितने होते हैं? नॉर्मली एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे हायर क्लासेस में। ये नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? इसके अंदर 23 पेयर्स हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स है। ओके, जो 2 क्रोमोसोम है आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। अब 23 जितने पेयर क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर से 2 क्रोमोसोम मतलब एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, जिसको हम एक्स एंड वाई के नाम से जानते हैं। जब फीमेल बॉडी होती है, फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल है कोई भी तो आप उसकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर आप चेक करेंगे, जब उसको हम चेक कर सकते हैं साइंटिफिकली, तो उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 होते हैं एक्स एक्स। अगर मेल बॉडी होती है तो उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई, ठीक है। उनके पास भी एक एक्स होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ओके, कैसे होता है आप एक बार इसको समझ लीजिए। क्लास 8 है ये, इस पे इतना बेसिक ही मैं बता रही हूँ। जैसे जैसे हम हायर क्लास की तरफ जाएंगे पूरा मैं आपको बताती जाऊँगी, इस चैप्टर में भी बताऊँगी, ठीक है। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम किसके अंदर है? एक्स एक्स का मतलब क्या है? लास्ट के 2 क्रोमोसोम, मतलब 2 सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर एक्स एक्स होंगे, मेल के अंदर एक्स वाई होगा। हमने उसका नाम रख के रखा है। 2 एक्स क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, एक एक्स और एक वाई। तो जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट क्या था? गैमीट एग और स्पर्म जो दोनों को फ्यूज हो गए थे उसको बोलते हैं। उसके अंदर ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, ओनली 1 सेट। मतलब 1 सेट का मतलब क्या हुआ? 2 क्रोमोसोम होंगे। तो 2 क्रोमोसोम में से एक आएगा मेल की तरफ से, एक आएगा मदर की तरफ से। एक फादर की तरफ से आएगा, एक मदर की तरफ से आएगा। जो 2 क्रोमोसोम होंगे, एक मेल बॉडी से आया है, एक फीमेल बॉडी से आया है, तभी दोनों मिल के क्या बन गया? जाइगोट बन गया है। जो अनफर्टिलाइज एग है, अगर हम अनफर्टिलाइज एग की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक क्रोमोसोम है, 1 एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि एग है
तो फीमेल में तो XX होता है, तो उसके अंदर एक X क्रोमोसोम है। सिमिलरली जो स्पर्म्स होते हैं उनके अंदर भी एक क्रोमोसोम होता है, कोई भी X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। बट स्पर्म जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, वही मैंने बोला ना, वन काइंड हैज़ X क्रोमोसोम एंड अदर काइंड हैज़ Y क्रोमोसोम। तो अब होती है इंटरेस्टिंग बात शुरू, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब हमने बात किया, अब दोबारा से एक क्विक रिकैप मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स के पेयर हैं? 23 पेयर है। टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। इन 23 क्रोमोसोम में से एक पेयर, वन पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम है। तो मतलब क्या है, मेल अगर बॉडी है तो उसके अंदर क्या है, XY वाला पेयर है वो, और फीमेल बॉडी है तो उसके अंदर XX, क्योंकि फीमेल के अंदर Y क्रोमोसोम नहीं होता। Y क्रोमोसोम जिसके अंदर होगा वो मेल होगा, फीमेल के अंदर हमेशा X क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल के अंदर जो एक पेयर है वो क्या होगा, XX। मेल के केस में एक पेयर होगा XY क्रोमोसोम। जब गैमीट्स बनते हैं, मतलब जब गैमीट्स का मतलब क्या है, स्पर्म, तो जो मेल जो होंगे उनके स्पर्म कैसे, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, हम बात कर रहे थे। तो उनके जो स्पर्म होते हैं, कोई X वाला स्पर्म होगा। स्पर्म जो होगा मतलब कि गैमीट्स होंगे, उसके अंदर हमेशा एक क्रोमोसोम होगा। क्योंकि एक क्यों है, क्योंकि वो एक क्रोमोसोम को दूसरे एग वाले एक क्रोमोसोम के साथ कंबाइन होना है, फ्यूज होना है, तभी क्या बनेगा, गैमीट। गैमीट जिसके अंदर दो क्रोमोसोम होंगे। तो मेल की बॉडी के अंदर क्या होगा, स्पर्म्स होंगे, XX वाले स्पर्म भी हो सकते हैं और YY वाले स्पर्म भी हो सकते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म। फीमेल के केस में क्या होगा, हर बार एक ही एग रिलीज होता है, एक महीने में एक एग रिलीज हो रहा है, हमने अभी पढ़ा था। वो एक एग जो होगा वो हमेशा उसके अंदर X ही क्रोमोसोम होगा, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर Y क्रोमोसोम है ही नहीं। ओके, तो फीमेल की तरफ से हमेशा X का एक गैमीट आएगा, मेल के केस में हमेशा कोई एक आएगा, या तो X वाला स्पर्म आ गया या तो Y वाला स्पर्म आ गया। तो फीमेल के केस में तो हमेशा X वाला स्पर्म आएगा, मेल के केस में या तो X वाला स्पर्म आ सकता है या तो Y वाला स्पर्म आ सकता है। अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर X वाला स्पर्म आ गया मेल की तरफ से तो ये हो जाएगा XX, मतलब कि क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। जो हमारा जाइगोट है वो कौन है, वो फीमेल है। अगर मेल की तरफ से Y वाला स्पर्म आ गया तो क्या बनेगा, XY, मतलब कि मेल बनेगा। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये पता करना, ये होना कि अगर जो जाइगोट है वो मेल है या फीमेल है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द फीमेल, इट डिपेंड्स अपॉन द मेल। ये मैं आपको समझाने की बात कर रही थी। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। मेल जो होगा उसके पास दो तरीके के क्रोमोसोम्स है, दो तरीके के स्पर्म्स हैं, X वाला स्पर्म भी है और Y वाला स्पर्म भी है, हमें नहीं पता, मिलियंस ऑफ स्पर्म है, X वाले भी हैं उसके अंदर मिलियंस और Y वाले भी उसके अंदर मिलियंस हैं। बट फीमेल के केस में हमेशा X वाला ही एग होगा, Y वाला एग हो ही नहीं सकता, फीमेल के अंदर Y होता ही नहीं है। तो हमेशा फीमेल की तरफ से कौन आ रहा है, X आ रहा है। मेल की तरफ से कोई भी आ सकता है, X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। तो X आ गया तो भाई जो जाइगोट होगा, जो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी में जो बच्चा पैदा होगा वो हमेशा फीमेल होगी। अगर मेल की तरफ से Y आ गया बाई चांस X की जगह पे, तो क्या होगा, मेल होगा, वो XY हो जाएगा, तो मेल होगा। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि वो जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल, वो इंटायरली निर्भर करता है मेल के ऊपर। उसकी वजह से होता है कि वो कौन सा स्पर्म आ रहा है, X वाला स्पर्म आ रहा है या Y वाला स्पर्म आ रहा है। फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि फीमेल की तरफ से हमेशा एक ही क्रोमोसोम आएगा और वो हमेशा X ही होगा, ठीक है। फीमेल की तरफ से, फीमेल के पास Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग दैट अगर कोई बच्चा मेल है या फीमेल, ये हमेशा मेल के ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब उसके फादर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ना कि उसकी मदर के ऊपर। सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। और हमारे देश में जो होता है हमेशा टैबू के फॉर्म में ये हमेशा फीमेल के ऊपर थोपा जाता है कि दिस पर्टिकुलर फीमेल इज गिविंग बर्थ टू मोर फीमेल्स। ऐसा नहीं होता। जो मेल या फीमेल जो बच्चा है उसका ये उसके फादर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसकी मदर के ऊपर, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, व्हेन स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइज विद द एग, द जाइगोट वुड हैव 2X। 2X का मतलब क्या है, 2X का मतलब है फीमेल। तो फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा व्हेन स्पर्म्स कंट्रीब्यूट Y क्रोमोसोम्स टू द एग एट द फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट वुड डेवलप अ मेल चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, इसका पूरा का पूरा निर्भर करता है उसके पिता के ऊपर, उसकी माता के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता ये बात, क्योंकि माता की तरफ से हमेशा X क्रोमोसोम आना है। इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं।
देखिए ये फादर है, तो फादर के पास क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। जब गैमीट्स बनते हैं, जब स्पर्म बनता है, तो यहाँ से एक्स भी आ सकता है, यहाँ से वाई भी आ सकता है। तो एक्स आया देखिए, तो ये मेल के फीमेल के एक्स के साथ कंबाइंड हुआ, एक्स आया। तो यही वाले एक्स के साथ मान लीजिए इनका वाई कंबाइन हो गया तो मेल बन गया। यही वाले एक्स के साथ एक्स कंबाइन हो गया तो फीमेल डॉटर आ गई, सन आ गया। तो लड़का होगा या लड़की होगी, नेचर ने 50-50% दोनों को चांस दिया। देखिए एक बार बेटी, एक बार बेटा, एक बार बेटी, एक बार बेटा। तो एक बच्चा वो लड़की होगी या वो लड़का होगा, तो नेचर ने दोनों में कोई भेदभाव करके नहीं भेजा। नेचर ने दोनों को फुल सर्वाइवल के चांस देके भेजे हैं। नेचर को नहीं पता कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज होने वाला है, एक्स वाला या वाई वाला। एक्स वाला होगा तो लड़की बनेगी, वाई वाला होगा तो लड़का बनेगा। और फीमेल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मदर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। नेचर सबको इक्वल चांस देके भेजता है। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि गैमीट्स जब कंबाइन करते हैं, जब जाइगोट बनता है, जब गैमीट्स कंबाइन करते हैं, तो जाइगोट का जो सेक्स है वो उसके फादर का उसमें सारा रोल होता है, मदर का उसमें कोई रोल नहीं होता है। फिर अब हम बात करते हैं हार्मोन्स, अदर देन सेक्स हार्मोन्स के बारे में। तो हमने टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के बारे में बात कर लिया, वो सेक्स हार्मोन थे। पिट्यूटरी सबसे पहले सिग्नल देती है, वो सिग्नल से टेस्टिस और ओवरीज में जाएगा वो केमिकल सिग्नल, फिर वहाँ से रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। अब हम बात करते हैं इन दोनों हार्मोन्स के सिवा भी बॉडी में और हार्मोन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। जो हार्मोन्स हैं सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, स्टिमुलेट क्या कर रहे हैं, वो जो हार्मोन्स पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन, उनके हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। लेकिन पिट्यूटरी, अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी तक हमने पिट्यूटरी, टेस्टिस और ओवरीज के बारे में बात किया, तो लेकिन और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना। कौन कौन सी हैं, जैसे कि थायराइड, जैसे कि पैनक्रियाज, जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड्स, ये भी हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर सॉल्ट बैलेंस बना रहता है। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, एड्रिनलिन, है ना। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। इसमें देखिए आप, पिट्यूटरी देखिए कहाँ पे सिचुएटेड है, ब्रेन में। थायराइड देखिए कहाँ पे, गले में। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ है, हमारी किडनीज हैं, देखिए ये किडनीज के ऊपर लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है। पैनक्रियाज क्या है, ये ऊपर पड़ी हुई है बीच में पेट में। ओवरी और टेस्टिस तो आपको पता ही है, ये हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देख लिया था। तो ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड का पोजीशन है, सारे नहीं है इसमें, कुछ मिसिंग है अभी भी। तो पिट्यूटरी का पोजीशन देखिए, थायराइड का देखिए, एड्रिनल्स का देखिए, पैनक्रियाज का देखिए। तो ये सारी की सारी ग्लैंड्स हैं, इनसे भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। तो अभी हमने बात क्या किया था, अभी हमने बात किया एड्रिनलिन का। तो एड्रिनलिन कहाँ पर है, एड्रिनलिन जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ है, किडनीज के ऊपर प्लेस्ड है। इनसे क्या सिक्रीट हो रहा है, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो है वो क्या करता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी का वो हार्मोन है जो हमको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किससे लड़ने में, स्ट्रेस से लड़ने में। एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरिड, हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस। तो एड्रेनलिन सिक्रीट हो जाता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो क्या होगा, एड्रेनलिन सिक्रीट हो जाएगा। जैसे ही एड्रेनलिन सिक्रीट हो जाएगा वो अपने बॉडी में अलग अलग चेंजेस कराएगा। ठीक है। तो थायराइड जो है और एड्रिनल्स जो है वो अपने अपने हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। व्हेन दे रिसीव ऑर्डर, ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है, देख लो फिर से, कौन ऑर्डर दे रहा है, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी क्या कर रही है, हाई कमान है वो, हाई कमान ऑर्डर दे रही है पिट्यूटरी कि ये वाला हार्मोन सिक्रीट करो, तुम ये वाला हार्मोन सिक्रीट करो, तुम ये वाला, अलग अलग ग्लैंड्स को, तो वो कर रहे हैं। पिट्यूटरी जो है ऑल्सो सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी क्या कर रही है, खुद सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगर पिट्यूटरी भी, मास्टर ग्लैंड भी हमारी खराब हो जाए, पिट्यूटरी भी उल्टा सीधा ज़्यादा हार्मोन, कम हार्मोन सिक्रीट शुरू कर दे, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो हम हायर क्लासेस में इसके बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी के अंदर भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, बहुत कम हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे। फाइन। तो रोल क्या होता है हार्मोन्स का हमारी लाइफ के अंदर, जो रोल है हार्मोन का, कंप्लीटिंग द लाइफ। तो चेंजेस जो होते हैं, ओके, ये अब बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करेंगे हम यहाँ। तो जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि लार्वा जब प्रोड्यूस होता है और लार्वा से जो वो पूरा का पूरा एडल्ट बन जाता है, तो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब रूप बदल जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन्स की वजह से।
आपने देखा था ना सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन में, जब हमने देखा था, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ नहीं दिखाया हमने, ओके। तो जब हमने सिल्क वॉर्म के प्रोडक्शन में देखा था, लार्वा से वो पूरा मैच्योर इंसेक्ट बन गया था। तो वो कैसे हो रहा था? वो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा था। जैसे कि फ्रॉग, जब फ्रॉग होता है तो फ्रॉग जो है कंट्रोल बाय थायरॉक्सिन, फ्रॉग इज कंट्रोल बाय थायरॉक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। जो फ्रॉग की भी अलग अलग जो शेप होती है, जब वो एग जब होता है उसके बाद जो उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है, तो वो भी उसके थायरॉक्सिन हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे है? रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। इफ द वाटर इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन आयोडीन, द टेडपोल्स कैन नॉट बिकम अडल्ट। तो ये आपका हो सकता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो, जो पानी जिसके अंदर मेंढक के जो टेडपोल होते हैं, टेडपोल हमने देखा था ना, अंडे में से जो निकलता है, वो जो टेडपोल होते हैं, अगर उसको सफिशिएंट आयोडीन नहीं मिलेगा तो उसका वो मर जाएगा उसी स्टेज में, वो फ्रॉग नहीं बन पाएगा। तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस कुड बी अ पॉसिबल क्वेश्चन कि भाई किसकी, जब टेडपोल से मेच्योर मेंढक बनने में अगर हम एक बात करते हैं मिनरल की रिक्वायरमेंट है, तो आयोडीन की है, सोडियम की, पोटेशियम की, तो किसकी रिक्वायरमेंट है? आयोडीन की। तभी वो एडल्ट बन पाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन तभी सिक्रीट होगा, तभी काम करेगा। ओके, नहीं तो सिक्रीट ही नहीं होगा। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल मेंटल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज द इंडिविजुअल हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बींग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। ये सब हमको पता है, बैलेंस डाइट होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी हमारी ग्रो कर रही होती है। तो पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन करना और फिजिकल एक्सरसाइज करना ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज, जो किशोरावस्था है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम पे। तो इसलिए अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, फेस वॉश करना, ये सब होता है ना, पिंपल्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस। अब न्यूट्रिशनल नीड के बारे में आप खुद ही सोच लो, दिमाग लगा लो थोड़ा। अगर एडोलेसेंस हैं तो उनकी बॉडी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। तो उनकी क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, बच्चों से ज़्यादा होंगी, और अडल्ट जो मेल और फीमेल है उनसे भी थोड़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है। तो ग्रोथ की और डेवलपमेंट के लिए उनकी एडोलेसेंस की जो नीड्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो जो डाइट होती है एडोलेसेंस की, उसको भी केयरफुली प्लान करना होता है, उसमें प्रोटीन भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। फिर पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं। ओके, वॉश और क्लीन करना चाहिए एवरी डे, क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना चाहिए, ठीक है। गर्ल्स को स्पेशल केयर करना चाहिए ड्यूरिंग दैट मेंस्ट्रुअल फ्लो, क्योंकि बॉडी से ब्लड सिक्रीट हो रहा है। तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना भी एडोलेसेंस पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और फिजिकल एक्सरसाइज, यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा। एडोलेसेंस एज क्या होती है, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस आने का कारण क्या है, उसमें कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी ग्लैंड इनको कमांड दे रही है, पिट्यूटरी इनको कमांड दे रही है। फिर हमने बात किया कि सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब गैमीट्स जब फॉर्म होते हैं तो मेल कैसे बनता है, फीमेल कैसे बनता है, ये मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ाया। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस वाज अगेन अ बेसिक चैप्टर, क्योंकि क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसी चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिनको हमने डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं लेके गए, उनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।